इसको ऑफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा, मैं थोड़ी देर के बाद फिर। उस वक्त उनका साथ नहीं होता तो आज इतना भावुक कोई जीत करके नहीं होता है जितना भावुक ये हो गए। लेकिन उनके पीछे की रीढ़ की हड्डी बनके उनके जो मीडिया प्रभारी रहते हैं उनके विषय में ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। आपने देखी होंगी कई तस्वीरें, या फिर चलते हुए मनीष जायसवाल के साथ में कड़कड़ाती धूप। क्या लग रहा है? इमोशनल बहुत ज्यादा लग रहे हैं आप। पहली बार है। पहली बार है। आज बात मनीष जायसवाल पर नहीं होगी, आप जान रहे हैं ना। आज बात होगी रंजन चौधरी पे। कहाँ से आया था वो लड़का, क्यों आया था हजारीबाग? आईएससी कंप्लीट होने के बाद अचानक मेरी माँ का, तो कई लोग टूट जाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरी माँ के बीमारी के कारण एक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ परिवार में, मेडिकल में भी जाने का शौक़ था, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि आईएससी के बाद लगा कि अब पढ़ाई मेरा बाधित हो जाएगा। तो सत्यप्रकाश सर का कैमरा और मुरारी भैया का मोटरसाइकिल, मैंने जब उनसे पूछा कि कितने शब्द में लिखूं, मनीष जी बोले जी हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कुछ ऐसा लाओ जो धमाल मचाए, और आवाज़ लड़खड़ा रहा था। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आवाज़ लड़खड़ा रहा था, चूँकि एक बड़ा मामला था, संवेदनशील मामला था। एक प्रमंडल स्तर का कार्यालय था, जिला स्तर के कार्यालय में एक प्रमंडल स्तर का कार्यालय चलता था। दुकान के अंदर दुकान के अंदर बड़ा दुकान, खुदरा दुकान के अंदर बड़ा दुकान, होलसेल दुकान चल रहा था, और करीब 1 दर्जन लोगों का तबादला एक साथ हुआ था। उस खबर ने मुझे पहचान दी थी। बहुत अभी उस वक्त के रंजन चौधरी भी होंगे जिस एज में आप आए थे पढ़ाई के लिए, यहाँ बीएससी करने के लिए। क्या बोलेंगे उन लोगों को? यानी कि घुमा फिरा के बात यह है, दुनिया छोटी है, कर्मा लौटता है, कर्म अच्छे करेंगे तो वो वापस आ जाएगा किसी भी में। फलाने जगह से फलाना सांसद जीत गए, फलाने जगह से फलाने विधायक जीत गए हैं, ये चीजें तो हम लोग लगातार सुनते आते हैं। लेकिन उनके पीछे की रीढ़ की हड्डी बनके उनके जो मीडिया प्रभारी रहते हैं उनके विषय में ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। आज हमारे साथ वर्तमान के जो सांसद हैं, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, उनके मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी हैं। बोकारो चंदन कियारी के सिमुलिया से एक ऐसे जगह से आया हुआ एक बंदा हजारीबाग में पढ़ने के लिए आता है, और वैसे में उनके अच्छी चीजों को देख करके, उनके एजुकेशन को देख के तेज तर्रार होने की वजह से उनको चुन लिया जाता है, अपने समकक्ष रखा जाता है। और ऐसे में आज तक पूरे 10 साल आपको बता दूं विधायक के पद पे रहे हैं मनीष जायसवाल, और ऐसे में आज तक गुमनाम होकर के वो काम करते रहे। आपने देखी होंगी कई तस्वीरें, या फिर चलते हुए मनीष जायसवाल के साथ में कड़कड़ाती धूप में इस चुनाव प्रचार में कई जगह आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बिल्कुल स्क्रिप्टिंग करते हुए फोन में कोई आदमी बिल्कुल मगन है, या फिर कान में जाकर के कुछ बताते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए। आपने देखा होगा कि भाई हाँ फलाना खबरें चल रही है, देखा होगा आपने मनीष जायसवाल के सोशल मीडिया को अचानक से बूम करते हुए। क्या लग रहा है? इमोशनल बहुत ज्यादा लग रहे हैं आप। पहली बार है। पहली बार है, सांसदी भी पहली बार है मनीष जायसवाल का, और आपका ये अनुभव भी पहली बार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सुखद अनुभूति है। उत्साह कैसा है? चरम पर है। कल नाचते हुए रंजन चौधरी को सभी ने देखा था। देखिए, जब मेहनत का फल अच्छा होता है, मेहनत का फल मिलता है, तो निश्चित रूप से उत्साह 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाता है, और हम लोग के साथ भी यही हुआ। आज बात मनीष जायसवाल पर नहीं होगी, आप जान रहे हैं ना। आज बात होगी रंजन चौधरी पे। कहाँ से आया था वो लड़का, क्यों आया था हजारीबाग, और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा, किस तरह गुमनाम होकर के बिल्कुल 10 साल आप रीढ़ की हड्डी बन करके कदम ताल मिला करके हर वक्त रहे। वो चीज़ों, उन चीज़ों पर बात होगी। उन चीज़ों से बात से आपके बारे में तो लोग जानेंगे ही, बल्कि बहुत लोगों को उत्साह भी मिलेगा कि भाई ये करने से फिर जाकर के रिजल्ट आता है। पर्दे के पीछे भी कई लोग रहते हैं। कहाँ आपका पूरा घर हुआ, कैसा माहौल था घर का? देखिए, हम मूलतः झारखंड प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बोकारो जिला अंतर्गत चंदन कियारी प्रखंड है, वहाँ पे एक गांव है सिमुलिया, उसी गांव के हम निवासी हैं। मेरा जन्मभूमि वही है, और गांव के ही उच्च विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पिताजी ने हजारीबाग पढ़ाई के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान मेरा आईएससी कंप्लीट हुआ था, और आईएससी कंप्लीट होने के बाद अचानक मेरी माँ का
हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण अस्पताल का चक्कर लगातार परिवार को झेलना पड़ा। और आप जानते हैं कि आर्थिक तंगी जब आपके पढ़ाई में बाधक बने तो कई लोग टूट जाते हैं। जाहिर बात। और कई एक बार यह भी देखा गया है कि लोग ड्रॉप आउट करके कहीं काम करने चल जाते हैं और आगे का जो उनका कैरियर होता है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरी माँ के बीमारी के कारण एक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ परिवार में कि लगा कि अब पढ़ाई मेरा छूट जाएगा, तो हम पापा से बोले कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। धनबाद के एक डॉक्टर से हम बात किए, चूँकि गांव में पापा एक दवा दुकान चलाते थे और उसी दवा दुकान से मेरा परिवार का भरण पोषण होता था। हम लोग का पढ़ाई लिखाई होता था। हम लोग 2 भाई 2 बहन होते हैं। एक बहन का शादी उसी बीच हुआ था, एक और बहन थी, एक भाई को पढ़ाना था। भाई भी मेरे साथ में रहता था हजारीबाग में। इतनी निजी चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं, कौन से साल की बात है ये भी जानना चाहेंगे, और क्या उस वक्त लगभग सैलरी थी पिताजी की? पापा दवा दुकान चलाते थे और 1000-1500 रुपया का सेल था गांव में। कौन से साल की बात? 2008 की बात है। तो माँ के उसी बीमारी के दौरान लगा कि अब पढ़ाई मेरा छूट जाएगा और धनबाद में एक डॉक्टर से हम बात किए, चूँकि सेवा के क्षेत्र में काम करने का शौक़ शुरू से रहा है। पापा दवा दुकान चलाते थे, तो जब हम छोटे थे उसी समय दवा बेचते थे, तो लोग आकर के बोलते थे कि बच्चा सही दिया है। तो उस वक्त हम लोग लग रहा है कि अगल बगल के जो भी प्रैक्टिशनर का चिट्ठा आता था वो हम पढ़ते थे और हम दवा बेचते थे 6 क्लास से, क्योंकि उस इलाके में पहला दवा दुकान मेरा ही था, पापा का था। तो उस वक्त एक डॉक्टर से हम बात किए, क्योंकि सेवा का क्षेत्र अच्छा लगता था और बहुत शौक़ था कि गांव में प्रैक्टिस करें। मेडिकल में भी जाने का शौक़ था, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि आईएससी के बाद लगा कि अब पढ़ाई मेरा बाधित हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई दूसरे क्षेत्र में जाना है तो कोई ना कोई मार्गदर्शक बन के आपके बीच आएगा। मेरे लिए मेरे पापा मार्गदर्शक बने और उन्होंने मुझे राय दिया कि तुमको हजारीबाग में ही रहना है, बीएससी करना है और ट्यूशन पढ़ा करके तुमको आगे का खर्च वहन करना है। तुमको अगर हम आईएससी तक पढ़ाए हैं तो तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो ना। मेरे मन में भी जागृत हुआ इच्छा कि कहीं ना कहीं पापा जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और माता पिता का जो उम्मीद होता है उसको भी मान सम्मान के साथ रख करके आगे बढ़ना था। हम उस वक्त छोटा वाला गैस सिलेंडर रख करके हम लोग लॉज में रह के पढ़ाई करते थे। तो जिनके यहाँ से गैस भराते थे, हजारीबाग में एक चौक है सिमरा रेस्ट हाउस चौक, वहाँ पे खिरगांव के 2-3 लोग थे जिनका गैस का दुकान था। उसमें से एक थे दीपक पांडे। तो दीपक पांडे जी से मैंने कहा कि भैया हमको कहीं ट्यूशन अगर आप दिला दीजिएगा तो बड़ा मेहरबानी होगा। तो उन्होंने तुरंत देर बिना किए हुए कहा कि मेरे बच्चे को आप पढ़ा दीजिए। तो हम पूछे कि किस क्लास में है, तो पहला क्लास में है। दून सेंट्रल स्कूल की बच्ची थी, पहला क्लास में पढ़ती थी। 300 रुपया महीना जब मुझे मिला तो लगा कि अब हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। 2008-9 की बात है। 8 की बात है। उसके बाद हम बीएससी में एडमिशन लिए। अनदा कॉलेज से बीएससी किए। पढ़ाई के दौरान हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं श्री अजय मिश्रा जी, उनका भी स्नेह मिला। उनका एक स्कूल था गांव में जो उनके भाई साहब चलाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ उनके स्कूल में करीब 2.5-3 साल मैंने बतौर शिक्षक सेवा दिया। और वो जो दौर था न खाने का ठिकाना था और पढ़ाई का, ट्यूशन का
सब समय निकालना बहुत मुश्किल होता था। ट्यूशन भी पढ़ना है अलग अलग सब्जेक्ट का। जूलॉजी के हम विद्यार्थी रहे हैं और यहाँ पे जूलॉजी के प्रख्यात ट्यूटर हैं श्री सत्य प्रकाश सर। उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया पूरे पढ़ाई के दौरान, उन्होंने फीस मुझसे नहीं लिया। मतलब कहते हैं कि दरवाजे खुलते चले जाते हैं, ये गलत नहीं है। जी बिल्कुल। इंटर तक उन्होंने मेरा जो फीस था वो लिया, लेकिन जैसे मेरा हालात जाने तो उन्होंने ट्यूशन का फीस अपना छोड़ दिया और उन्होंने एक उस दौरान संस्था भी बनाई न्यू ह्यूमन फाउंडेशन करके, जो वन्य प्राणी संरक्षण में और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम करती थी। उस संस्था से जुड़कर मैंने उनके लिए, जो उन्होंने मेरे लिए किया, मैंने भी उनके लिए कोशिश किया कि सेवा दूं। और वल्चर कंजर्वेशन पर उस समय हम लोग काम शुरू किए थे, स्नैक रेस्क्यू पर काम शुरू किए थे। मैंने कई एक घरों में जा कर के सांपों का भी संरक्षण किया। लोग स्नैक रेस्क्यू आपको भी आता है? जी हाँ, ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। जी हाँ। और हजारीबाग में सत्य प्रकाश सर ने ही इस मुहिम को शुरू किया। बाद में मुरारी भैया लोग जुड़े और इसको धीरे धीरे करके अभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सत्य प्रकाश सर का जो देन है वो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम लोग पढ़ाई करके अगर बीएससी उत्तीर्ण हुए तो उन्हीं का देन है। और बीएससी के दौरान ही ये जो स्कूल से जहाँ हम पढ़ाते थे वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल था, तो फीस भी गांव देहात में उस वक्त लोग उतना नहीं जमा कर पाते थे, तो उनका भी स्थिति धीरे धीरे करके अच्छा नहीं रहा। तो जो जिस तरह मेरा बात हुआ उतना हो नहीं पाया, तो मैंने उसी दौरान 2-3 रिसर्च प्रोजेक्ट में भी एम रजीउद्दीन सर थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, मेरे गुरु के भी गुरु थे, तो उनके साथ वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में कई एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने काम किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पे एक डीएफओ हुआ करते थे वाइल्ड लाइफ में, डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया। और उसी बीच एक ऐसा समय आया कि लगा कि अब आगे कुछ करना चाहिए, तो हम लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे जमशेदपुर में। जमशेदपुर में हम लोग रटूफा इंडिका करके है, वो गिलहरी होती है, बहुत बड़ा गिलहरी होता है, उसका पूंछ बहुत बड़ा होता है और पेड़ पर घोंसला बनाती है, तो उसी का हम लोग सर्वे कर रहे थे। सर्वे के दौरान ही मेरे मन में आया कि एक लेख लिखे। अपने गांव में एक अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास ना ज़मीन है और ना कोई रोजगार का अच्छा उपाय है, नशा में वो लोग चूर रहते थे और साहूकारिता जिसको बोलते हैं उसमें वो लोग कर्ज में डूबे रहते थे, साहूकार उनका फ़ायदा उठाते थे। तो उनमें एक आलेख लिख करके मैंने रांची एक्सप्रेस अखबार को भेजा था। उस वक्त बलबीर दत्त सर थे संपादक। वो आर्टिकल मेरा छपा नहीं, तो बार बार उनको हम फ़ोन किए। जब नहीं छपा तो उन्होंने कहा कि तुमको अभी लिखने पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। बस मेरे मन में एक जिज्ञासा जगा। जिज्ञासा कहें या उसको चैलेंज कहें? चैलेंज तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप में चैलेंज था, लेकिन समाज के लिए लगा कि कुछ करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर हम लिखने सीखेंगे तो निश्चित रूप से उससे समाज का भला होगा और मेरा भी उत्थान होगा। जी। तो उसके बाद वहाँ पे मुरारी सिंह जी मिले, बड़े भाई जैसे हैं और हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हजारीबाग में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। तो उन्होंने कहा कि हजारीबाग में रजरप्पा टाइम्स करके एक अखबार निकलता है, साप्ताहिक अखबार, श्री सहदेव प्रसाद लोहानी जी उसके संपादक हैं, तुम जा कर के उनसे मिलो, निश्चित रूप से तुम अच्छा करोगे। तो मैंने फ़ोन किया लोहानी सर को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ। उनके पास गए और उनके पास जो गए तो बहुत सारा चीज़ बताए। उसके बाद उनसे जुड़े, लगातार उनके अखबार के लिए खबर लिखते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, धीरे धीरे करके अच्छा रहा। उसी बीच काम का ज़रूरत था तो अर्जुन सोनी जी के माध्यम से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हजारीबाग में, उनके माध्यम से हम एक अखबार के दफ्तर में गए थे काम खोजने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हजारीबाग में नगर निगम के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनीष जायसवाल जी, उनको एक लड़के का ज़रूरत है जो उनके लिए काम करे। मतलब हीरा खुद ढूंढते हुए चला गया जौहरी के पास?
ऐसा तो नहीं है। तो हम सीधे सीधे उनसे संपर्क किए। जब 2010 की बात है, याद है मुझे, 2010 की बात है। साइकिल से उनके घर गए और दूसरे दिन बुलाए वो कि दूसरे दिन आइएगा। दूसरे दिन जब गए तो सत्यप्रकाश सर का कैमरा और मुरारी भैया का मोटरसाइकिल, मुरारी भैया अपने से जा करके वहाँ से ड्रॉप करके आए। उसके बाद उनके गाड़ी में बैठे नगर निगम गए। छठ का समय था, बोले कि एक आर्टिकल लिखिए कि मेरे तरफ से अपील करना है समाज से कि स्वच्छता को लेकर के। मैंने जब उनसे पूछा कि कितने शब्द में लिखूं, मनीष जी बोले। जी हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कितने शब्द में लिखूं, तो बोले 1 पेज में लिखिए। जब लिख करके दिया तो बोले कि तुरंत एक अपना मीडिया प्रभारी आपको नियुक्त करता हूँ, इसका चिट्ठी बना करके आइए। और उन्होंने साइन किया। तारीख याद है आपको रंजन जी? तारीख याद नहीं है। 2010 साल 2010 का है। उसके बाद उनसे जुड़े रह गए, लगातार आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान की हम लोग ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पेड़ के थोड़े से छांव के नीचे में आपने एक शख्स को देखा होगा फ़ोन पे कुछ टाइप करते हुए, देखा होगा आपने बारिश में भी मनीष जायसवाल के साथ खड़े या फिर पीछे खड़े। कभी बहुत बार ऐसा मौका होगा कि स्टेज पे वो कुछ स्पीच दे रहे होंगे तो कान में कुछ फुसफुसाते हुए जो है आपको कोई नज़र आ गए होंगे। रंजन चौधरी ही होंगे वो ज़ाहिर तौर पे। कैसा रहा इस बार का, जितने दिनों का, लगभग 80 दिनों का आप लोगों का कैंपेन था? सांसद प्रत्याशी थे उस वक्त मनीष जायसवाल। कितना कठिन था और कितने आसानी से गुजरा साथ में एक दूसरे के? देखिए, हम लोग का अनुभव लंबा था और कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में जब आपके पास अनुभव हो तो आगे का राह आसान हो जाता है। उसी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह आसान होता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव कैंपेन था वह हमको लगता है कि हज़ारीबाग ही नहीं, 80 दिन का चुनाव कैंपेन अपने आप में मायने रखता है। और संभवतः यह इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना लंबा चुनाव कैंपेन चला होगा। और वो भी रात दिन, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पानी पी रहे हैं, किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं था। 80 दिन लगभग चुनाव कैंपेन चला और सर का जो मेहनत था, हजारीबाग के जो वर्तमान सांसद हैं उनका जो मेहनत था इस चुनाव प्रचार के दौरान, हम लोग थक जाते थे लेकिन उनका चेहरा पर कभी सिकन नहीं दिखा। मतलब किसी सभा के दौरान जब वो बैठते थे तब आंख उनकी कभी कभी झपकी लेते थे, या गाड़ी में जब चलते थे झपकी आ जाती थी। जैसे ही हम लोग बोलते थे कोई बात या कोई आदमी नाम बोलता था उनका, तुरंत उठ जाते थे। तो वो एक जुनून भी होता है और निश्चित रूप से सर का जो जुनून है वो अद्भुत है, विलक्षण है। आज बात रंजन चौधरी पर हो रही है, आप अपने विषय में बताएं। 80 दिनों का कैंपेन कैसा रहा आपका? देखिए, चुनाव कैंपेन तो हम लोग पहले भी किए हैं, क्योंकि सर के साथ मांडू चुनाव भी हम लोग लड़े थे, उपचुनाव 2011 में। छोटा कैंपेन था, लगभग 25-30 दिन का कैंपेन था। क्षेत्र भी छोटा हो, क्षेत्र भी छोटा था। दूसरा चुनाव हम लोग सदर से लड़े। सदर से आप देखे होंगे कि प्रचंड मतों से बीजेपी से जीते। तीसरा जब हम लोग लड़े तो उससे डबल मार्जिन से सर जीते। और यह जो चुनाव था, लोकसभा का टिकट लेकर के आना, पहली बार लोकसभा क्षेत्र में दस्तक देना, हमको भी लगता था कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला का बॉर्डर है जो रामगढ़ जिला के गोला से सटता है, बरलंगा। इधर आप अगर देखेंगे तो बिहार राज्य का गया जिला का बॉर्डर, हजारीबाग जिले के बरही विधानसभा क्षेत्र के चौपारण का चौरदहा, उस साइड अगर आप देखेंगे तो कोडरमा जिला का चंदवारा, और इधर कोयलांचल में चतरा जिले का बचरा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र। लेकिन जिस प्रकार का हम लोग का चुनाव कैंपेन हुआ उससे हम लोग को बहुत आसान लगा, बहुत आसान लगा। निश्चित रूप से 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप देखे होंगे उसी जुनून के साथ, जिस जुनून के साथ मूसलाधार बारिश में आप देखे होंगे। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि हमारे नेता का संघर्ष जो था, हमारे नेता का जो मेहनत था वह अद्भुत था। मीडिया प्रभारी जी कैसे मैनेज करते थे?
पत्रकारों से, हम लोगों से भी हमेशा ही कनेक्टिविटी बनाए रखना, स्क्रिप्टिंग उतना लंबा चौड़ा, वो भी इतनी अच्छी हिंदी के साथ, बेहतरीन स्क्रिप्टिंग, फुटेजेस फटाफट से, क्योंकि भाई इतने सारे कैंपेन हो रहे हैं एक दिन में, लगभग 30-40 और न जाने कितने ही गांव आप लोग कवर कर रहे हैं, तो हर जगह के फुटेज अवेलेबल कराना। कब लिखते थे ये चीज़ें, चलते चलते या बैठ के, कब लिखते थे? देखिए, जब चुनाव ख़त्म हुआ तो बहुत लोगों से, मेरे जो मित्रगण हैं या जो मेरे परिजन हैं या जो शुभचिंतक हैं, उनसे बातें हुई। कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस सवाल को मुझसे किया कि आखिर कैसे यह संभव हो सका, आपके पीछे कितने लोग थे। तो स्क्रिप्टिंग में मेरे पीछे कोई लोग नहीं थे। फोटोग्राफी मैंने मोबाइल से किया। जितना भी मेरे फेसबुक पेज पे आप देखे होंगे या सर के पेज पर अधिकतर फ़ोटो देखे होंगे, वो सारा वीडियो जो देखे होंगे, रील्स बनाने के लिए मुझे मेरे कई एक छोटे भाई ने, 2-3 छोटे भाइयों ने सहयोग किया और उनका सहयोग हमेशा याद रहेगा। बाकी गाड़ी में चलते चलते अहले सुबह हम लोग निकलते थे। एक बार दिन में चलते चलते किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर भोजन हो गया तो हो गया, और नहीं तो फिर चलते चलते आपको खबर बनाना है, चलते चलते नाम पूछना है। नया जगह था, लोगों को हम लोग पहचानते नहीं थे। हर जगह से, हर खबर में मेरा देखे होंगे आप तो 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी से नीचे नाम नहीं आया होगा। और सारे गठबंधन के लोग थे, आजसू के लोग थे, जदयू के लोग थे, लोजपा रामविलास के लोग थे। तो उनका नाम पूछना, फिर उसको नोट करना, फिर खबर लिखना, टफ तो था, लेकिन अनुभव बहुत काम आता है। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर आगे बढ़ना है तो अनुभव आपके लिए बहुत काम का चीज़। कब जा रहे हैं दिल्ली रंजन जी? देखिए, सुना है आपके अगल बगल से, सूत्रों से हमने भी सुना है कि किसी ने प्रण लिया था कि दिल्ली उस दिन ही जाएंगे जिस दिन हमारे विधायक महोदय सांसद बनेंगे, और वो दिल्ली के संसद में जाएंगे। कब जा रहे हैं? सुने थे दिल्ली बहुत दूर था, लेकिन अब लग रहा है कि जाने का राह प्रशस्त हुआ है। और प्रण तो लिया था और कई एक लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी था। देखना चाहता था कि दिल्ली पहुंचना कितना कठिन होता है। लेकिन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जिस उत्साह, उमंग और समर्थन के साथ हम लोगों का सहयोग किया, हजारीबाग के जन नेता श्री मनीष जायसवाल जी को जनादेश दिया, वह निश्चित रूप से दिल्ली जाने का राह आसान कर दिया। और अपने जो काम है, हमारे जो अपने काम हैं, उसके अलावे सेवा को भी मैंने हमेशा प्राथमिकता दी है। और जो निस्वार्थ भाव से हमने, हमारे नेता ने, हम लोगों के जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने समाज के लिए जो सेवा किया, समाज के लिए जो अपना समय दिया, उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को दिल्ली भेजने में बड़ा श्रेय है। और इस जगह पे सेवा देने में कहीं आपके पिताजी का श्रेय तो नहीं है? जो सेवा भाव उस वक्त आप में था, अक्सर हजारीबाग के सदर अस्पताल में या फिर अन्य जगहों पर सेवा देते हुए रंजन चौधरी दिख जाते हैं, चाहे वो 12 बजे की रात हो या फिर 2 बजे दोपहरिया हो। कहीं वो संस्कार ही तो यहाँ तक आपको लेके नहीं आया? देखिए, माता पिता का संस्कार ही इंसान को आगे बढ़ाता है, इंसान बनाता है, यूँ कहें। इंसान बनाता है। चूँकि मानवीय मूल्यों के प्रति सचेतना हर इंसान में, हर आदमी में होना जरूरी है। अगर आप में मानवता नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है, तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। कितना सुकून मिलता है रंजन जी, जब जिस वक्त कभी भी फ़ोन की घंटी बजती है और वो सुकून वाली नींद से आप जागते हैं और फिर जाते हैं फिर एक सुकून पाने के लिए, क्योंकि सेवा से बहुत लोगों को सुनते हैं सुकून मिलता है। देखिए, मेरी माँ जब बीमार हुई थी और एक समय ऐसा आया था मेरे साथ, एक हालात, परिस्थिति ऐसा बना था कि लगा कि अब ज़िंदगी पता नहीं किस मोड़ की ओर जाएगी। लेकिन उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि आगे समाज में ऐसे कई एक बच्चे होंगे जो अपने घरों के बीमारी के कारण, अपने परिजनों के बीमारी के कारण मेरे ही जैसा हालात से गुजर रहे होंगे, और उनको जीवन में कहीं भी रहें। ठीक है, आज हम लोग उस मुकाम पर नहीं हैं, लेकिन
भविष्य में कभी भी अगर सक्षम होंगे तो वैसे लोगों को राहत जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। और जो मेरी क्षमता थी, जितना हम कर सकते थे, एक जनप्रतिनिधि के साथ जुड़ करके जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से मैंने अपने कामों को करने का कोशिश किया और लोगों के दर्द को बांटने का कोशिश किया, उससे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवारजनों को भी खुशी है और उनको भी सुकून होता है। मेरा एक भाई जो मेरे साथ रहता था आज एक अच्छे कंपनी में है और मेरा परिवार को वही चलाता है। तो कहीं ना कहीं जो आप अच्छा करते हैं समाज के लिए, उसका उल्टा लौट कर आपके ज़िंदगी में ज़रूर आता है, किसी न किसी रूप से आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसीलिए अच्छा कर्म हर इंसान को करते रहना चाहिए ताकि आपको सुकून भी हो और आप जीवन में जब आप इस दुनिया में नहीं रहें तो लोग यह कह सकें कि एक व्यक्ति था जो समाज के लिए अच्छा करता था। कर्मा लौटता है। मनीष जायसवाल जब हम लोगों से मिलते हैं तो औपचारिक रूप से मिलते हैं। आप हमेशा उनके साथ 14 सालों से हैं। कैसा उनका व्यवहार है? देखिए, जिस वक्त उन्होंने मुझे साथ दिया, उस वक्त जो मेरी स्थिति थी, जो परिवार की, घर की स्थिति थी, मेरा पढ़ाई का जो स्थिति था, वह बहुत ही अलग दौर से गुजर रहा था। और शायद अगर उस वक्त उनका साथ नहीं होता तो आज इस भावुक हो गए बहुत ज़्यादा रंजन जी। इतना भावुक कोई जीत करके नहीं होता है जितना भावुक ये हो गए। इसको ऑफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा, मैं थोड़ी देर के बाद फिर। आज लगभग 14 साल मेरा उनके साथ हो रहा है। आज तक कभी भी मुझे यह नहीं लगा कि हम परिवार से अलग हैं। उनका परिवार मुझे अपना परिवार का सदस्य माना। कभी यह नहीं लगा कि उनके यहाँ हम काम करते हैं, क्योंकि अपने बेटे जैसा प्यार दिया और उन्हीं को आदर्श मानकर उनका जो कर्म था, सत्कर्म था, उन्हीं को आत्मसात करके हम लोग आगे बढ़े हैं। और समाज के लिए जो भी हम कर रहे हैं या आगे करने का सोच रहे हैं या आगे जो कर पाएंगे, उसमें मेरे लिए आइडियल मनीष जायसवाल ही हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजन जी। और कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो? क्या? सीधा सवाल क्या? सीधा सवाल हमसे ही क्या? अच्छा, मीडिया के बंधुओं का कैसा सहयोग आपके साथ रहता है? यहाँ मनीष जायसवाल की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके साथ। पिछला 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी मेरा काम रहा, जो फेसबुक के माध्यम से भी मैंने पोस्ट किया, तो वो अखबारों की सुर्खियाँ बनी, टीवी चैनल के स्क्रॉल में चला और कई एक बार स्क्रीन में भी चला। तो आप उससे आकलन कर सकते हैं किस रिश्ते को कितना लोग तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। हजारीबाग के प्रेस मीडिया जगत का रंजन चौधरी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो समर्थन है, वह अभूतपूर्व है और उसके लिए हम सहृदय सभी का आभार व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी मीडिया का, प्रेस का और आम जनों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे ताकि हम समाज के लिए बेहतर कर सकें। कोई ऐसी रिपोर्ट जिस वक्त आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे और बहुत तहलका मचाई हो और आप शेयर करना चाहते हो? यदि देखिए, रजरप्पा टाइम्स एक अखबार था। लोग कहते हैं कि अखबार छोटा है, बड़ा है। कोई अखबार छोटा बड़ा नहीं होता। अखबार है हजारीबाग से जो निकला, साप्ताहिक अखबार है और बहुत पुराना अखबार है। उसमें एक खबर मैंने यहाँ के उद्योग विभाग के खिलाफ लिखा था। स्टिंग ऑपरेशन था क्या? स्टिंग नहीं था, लेकिन उनके ही लोगों के साथ बैठ करके वो खबर मैंने निकाली थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खबरों के लिए आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। करीब 1.5 महीना मेरा समय लगा था उस खबर के पीछे और विज्ञप्ति लिखने का जो प्रचलन था उसके बाद का पहला खबर था मेरा। क्योंकि संपादक थे सहदेव प्रसाद लोहानी सर, मेरे गुरु हैं, आदर्श हैं। उन्होंने जब हम खबर लेकर के उनके पास जाते थे तो हमेशा कहते थे कि रंजन क्या लाए हो, ये विज्ञप्ति से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा लाओ जो धमाल मचाए।
तो मैंने कोशिश किया और उस उद्योग विभाग में लगातार 1 महीना तक मेरा आना जाना रहा। जब उसके जीएम के पास बात करने गए थे तो याद है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ में गए थे और मैंने बार बार कहा कि सर आपको सवाल करना है, लेकिन उन्होंने मेरा हिम्मत बढ़ाया और कहा कि नहीं सवाल तुम करोगे। तो मैंने जब उनसे सवाल किया, पहला सवाल, तो हाथ पैर मेरे कांप रहे थे और आवाज़ लड़खड़ा रहा था। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आवाज़ लड़खड़ा रहा था, चूँकि एक बड़ा मामला था, संवेदनशील मामला था। एक प्रमंडल स्तर का कार्यालय उसी कार्यालय में चलता था। जिला स्तर के कार्यालय में एक प्रमंडल स्तर का कार्यालय चलता था। दुकान के अंदर दुकान के अंदर बड़ा दुकान, खुदरा दुकान के अंदर बड़ा दुकान, होलसेल दुकान चल रहा था। और उस होलसेल दुकान का कहीं कोई पोस्टर नहीं था, कहीं कोई बैनर नहीं था, बिल्कुल उसको कागज़ पर चलाया जा रहा था। और जब यह खबर छपी थी तो मुझे याद है कि कई एक लोगों का, करीब 1 दर्जन लोगों का तबादला एक साथ हुआ था। उस खबर ने मुझे पहचान दी थी। और ठीक इसके बाद दूसरा जो खबर था मेरा, वह डेमोटाण का, आप कृषि जो पार्क है उसे देखे होंगे, उसमें एक अधिकारी थे, उनका तबादला हुआ था। और जब वो यहाँ से गए थे धनबाद के लिए तो वहाँ पे आम का पेड़ था बहुत सारा, वो आम तोड़ करके ले गए थे। दालचीनी का प्लांट था और कई एक मेडिसिनल प्लांट था, मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट था। सारे प्लांट को काट करके और लेके चले गए थे। उस पर मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी, जिस पर उस वक्त के तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे उन्होंने कार्रवाई किया था। ऐसे कई एक खबर है। एक संवेदनशील खबर था, बिहारी खबर अखबार के लिए मैं काम कर रहा था। केरेडारी से एक महिला आई थी, दिव्यांग महिला, उसका बेटा दिव्यांग, और बिल्कुल लंगड़ाते हुए, उसको कह सकते हैं आपकी रेंगते हुए डीसी ऑफिस पहुंचा था। जनता दरबार में डीसी से मिलने के लिए आए थे। उस वक्त डॉक्टर मनीष रंजन सर हजारीबाग के डीसी हुआ करते थे। तो मैं खबर कवरेज करने के लिए गया था और उस दर्द को मैंने उकेरा था। बिहारी खबर अखबार ने बड़े ही संजो करके उस खबर को प्रथम पृष्ठ में स्थान दिया था, जिसके बाद उस परिवार का भला हुआ। उनका राशन कार्ड बना, उनका इंदिरा आवास बना, उनका पेंशन चालू हुआ, विकलांगता पेंशन चालू हुआ। तो ऐसे काम समाज के लिए जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आत्मीय सुकून मिलता है। और जब आत्मीय सुकून मिलता है तो लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। जो दर्शक देख रहे हैं बहुत युवा होंगे, बहुत अभी उस वक्त के रंजन चौधरी भी होंगे जिस एज में आप आए थे पढ़ाई के लिए, यहाँ बीएससी करने के लिए। क्या बोलेंगे उन लोगों को? देखिए, संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। और अगर आपके साथ कभी भी हालात ऐसा उत्पन्न हो, आपका परिस्थिति खराब हो जाए, तो डरे नहीं, हौसला बुलंद रखें। और हौसला बुलंद रख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मुकाम मिले या ना मिले, ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा और रात में आप चैन से सो सकेंगे। परिवार आपका कभी भी आप पर दोषारोपण नहीं करेगा। समाज आपको कभी भला बुरा नहीं बोलेगा, आपको हमेशा इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जब आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ ज़िंदगी में किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो जाएं या अच्छे पदों पर चल जाएं तभी आप बेहतर कहलाएं। अगर आप में इंसानियत है, आप में मानवता है, आप समाज के लिए बेहतर किए हैं, तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर युवा से एक मनुष्य बन सकेंगे, बेहतर मनुष्य बन सकेंगे। यानी कि घुमा फिरा के बात यह है, दुनिया छोटी है, कर्मा लौटता है, कर्म अच्छे करेंगे तो वो वापस आ जाएगा किसी भी में। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।